तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी एक जहरीली फिश को खा लेता है, जिसकी वजह से लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। नामी, लूफी के ऊपर जहर का असर दिखने लगा है और जोर जोर से रोने लगता है। चॉपर, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भूलो मत तुम एक डॉक्टर हो। पर नामी, इस वक्त हमारे पास मेडिसिन बनाने के लिए वो हर्ब्स नहीं है जिसकी अभी लूफी को सख्त जरूरत है, और अगर वक्त रहते हम लूफी को ट्रीट नहीं कर पाए तो लूफी की जान भी जा सकती है। जिस पर नामी भी पैनिक करने लगती है। नामी, हमें जल्द से जल्द किसी आइलैंड को ढूंढना होगा और उन जड़ी बूटियों को ढूंढना होगा। और लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। पर चॉपर, देखने से नहीं लगता कि आने वाले 1-2 दिनों में हमें कोई भी आइलैंड वगैरह दिखने वाला है। पर चॉपर, मैं हैरान हूँ क्योंकि लूफी अब तक सरवाइव कर रहा है, क्योंकि सांजी के अकॉर्डिंग अगर आप इस फिश की स्किन को खा लेते हो तो ये बहुत ही ज्यादा जहरीली होने की वजह से ऑन द स्पॉट ही तुम्हारी जान ले लेगी। पर इस वक्त लूफी की बॉडी पर बस उस पॉइजन के सिम्टम्स ही नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे लूफी की बॉडी के अंदर एक्सट्रीमली पावरफुल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब लूफी का सामना एम्पल टाउन में मैगलिन के साथ हुआ था, जिसने की पॉइजन फ्रूट खा रखा था और उसने लूफी पर हमला भी किया था, पर इवांकोव की हेल्प से लूफी की जान बच गई थी। और तब से ही लूफी की बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जो कि इसे किसी भी तरह के जहर से बचाती हैं। और लूफी के अब तक सरवाइव करने के पीछे यही रीजन है। अब इस सभी लोग खाते खाते लूफी की फिक्र करने लगते हैं। ये क्या हो गया लूफी को? लगता है ये मरने वाला है। अबे लूफी, क्या बच्चा, उठ जा लूफी। भाई कितने बेशरम है ये लोग, खाते खाते उसकी फिक्र कर रहे हैं। क्या है भाई ये? तभी पैकॉम्स खड़ा हो जाता है और अपनी पट्टियों को खोलने लगता है और बोलता है कि शुक्र मनाओ, हम बहुत ही जल्द मामा की टेरिटरी में पहुंचने वाले हैं और होल केक आइलैंड के आसपास के आइलैंड्स पर हमें कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी। पर मामा की टेरिटरी में एंटर होने से पहले तुम सभी को बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस वक्त स्ट्रॉ हेड पायरेट्स मामा की एनिमी लिस्ट में आते हैं। जैसे ही हमें कोई आइलैंड मिलेगा हम वहाँ पर एंटीबॉडीज के लिए रुक जाएंगे। और इसी के साथ ही लोग बिग मॉम पायरेट की टेरिटरी में एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर ये रुई जैसे क्लाउड्स को देखकर चॉपर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और खुशी से इधर उधर झूमने लगता है। लेकिन तभी ट्रांसपोंडर स्नेल रिंग होने लगता है। ये क्या? इस वक्त कौन हो सकता है? जिस पर पैकॉम्स बताता है कि असल में ये ट्रांसपोंडर स्नेल यहाँ से आ रहे सिग्नल्स को पिक कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि तुम इस वक्त मामा की टेरिटरी में आ चुके हो। पर सबसे पहले अपनी ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। और अभी पैकॉम्स चॉपर को देखकर कह रहा होता है, क्योंकि कॉटन कैंडी को खाने लगा हुआ है और ये बग्स बनी की छोटी बहन इधर उधर घूम रही होती है। और इसी दौरान पेट्रो कहता है कि मुझे एक जायंट शिप हमारी तरफ आती हुई नजर आ रही है। गाइस, लूफी की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब ये पॉइजन लूफी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैलता जा रहा है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम सभी लोग चुप जाओ, मैं उन सभी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। और सभी लोग लूफी को लेकर अंदर छुप जाते हैं। और पैकॉम्स जैसे ही उस बड़ी सी शिप के ऊपर नजर दौड़ाता है तो देखता है कि असल में टार्ट शिप नहीं बल्कि जर्मा 66 की शिप होती है, जो कि इतनी ज्यादा विशाल होती है कि इसके ऊपर इनका पूरा का पूरा कैसल भी मौजूद होता है। और तभी एक बंदा बाहर आता है और ये बंदा जैसे ही अपनी गॉगल्स को उतारता है तो हम देखते हैं कि इसकी आईब्रोज भी करली होती है। और इस जायंट सी शिप को यहाँ पर देखकर ये सभी लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट की जाती है। हम लोग जर्मा 66 हैं। क्या ये स्ट्रॉ हेड लूफी की शिप है? क्या जर्मा 66? क्या ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि सांजी के फादर लीड करते हैं? और जर्मा 66 की ये शिप 1000 सनी से टकराने ही वाली थी कि तभी नामी पूरी कमांड अपने हाथों में ले लेती है और 1000 सनी को क्रैश होने से बचा लेती है। और तभी जैसे ही चॉपर की नजर उस बंदे पर जाती है जो कि शिप पर खड़ा हुआ था और इसके आईब्रोज पर, तो खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। हाँ, मैं जानता था ये तुम ही हो सांजी। और खुशी के मारे उछलने लगता है। सांजी, तुम फाइनली हमें मिल गए। क्योंकि सांजी की आईब्रोज भी करली होती हैं। हाँ, क्या सांजी? क्या कहा तुमने सांजी? अरे हाँ, ये तो सांजी है। हुर्रे हुर्रे। ए सांजी, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या हाल है? और चॉपर इस बंदे से कहता है, सांजी, क्या तुम्हारे पास कोई एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है क्या? लूफी की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब है। आखिर तुम सुन भी रहे हो सांजी? हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे सांजी कहना बंद करो। हालांकि मैं उसी के जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं सांजी नहीं, विंस्मोक योंजी हूँ। और हम इस बंदे को देखते हैं जिसके हरे बाल होते हैं और इसकी पूरी कॉस्ट्यूम भी ग्रीन कलर की होती है। मैं विंस्मोक योंजी हूँ। और नाम ही समझ जाती है कि विंस्मोक योंजी है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या तुम सांजी नहीं हो? पर तुम्हारी आईब्रोज बिल्कुल उसी की जैसी हैं। तुम्हारा वो दोस्त जिसे तुम सांजी कहकर पुकारते हो, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है। सीक्रेट्स का भी सीक्रेट्स है, जिसे मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ। और नामी को लगता है कि ये सांजी का कोई छोटा भाई वगैरह है। लगता है ये सांजी का कोई छोटा भाई है। नामी, तुम्हें कैसे पता ये उसी का छोटा भाई है? और नामी को इसके बारे में इसीलिए पता चला क्योंकि जैसे ही योंजी ने नामी की तरफ देखा तो ये नामी के प्यार में पागल हो जाता है और इसके अंदर की ठरक जाग जाती है और सांजी की जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। और ये सब देखकर चॉपर बोलता है, वैसे अंकल जी, क्या आप श्योर हैं कि आप सांजी नहीं हैं? क्योंकि आपकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं। और तभी योंजी का एक सोल्जर आकर इसे बताता है कि हमने सब कुछ छान मारा है पर इनके पास सांजी नहीं है। जिस पर योंजी कहता है कि बेकार में ही हमने इतनी ज्यादा मेहनत की और यहाँ तक आए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। एक्सक्यूज मी, प्लीज हमें अकेला छोड़कर मत जाइए। सांजी, प्लीज ऐसा मत करो ना। मैं योंजी हूँ साले, सांजी नहीं हूँ। और अपने लूफी को आलू खिला, ठीक हो जाएगा वो। और इसी दौरान हम देखते हैं कि लूफी की बॉडी के ऊपर पॉइजन के मार्क्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर चॉपर घबरा जाता है। अगर लूफी की बॉडी के अंदर अभी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती ना नामी, तो अभी तक लूफी मारा जाता। और नामी लूफी का
का हाथ पकड़ लेती है। लूफी हिम्मत रखो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। अरे ये तो बस एक स्टूपिड सा पॉइजन है और तुम तो किंग ऑफ द पायरेट्स हो ना, यानी कि बनने वाले हो ना, तो तुम एक पॉइजन से कैसे हार सकते हो? हाँ नामी ने सही कहा लूफी, जाग जा। और चॉपर योंजी से रिक्वेस्ट करता है कि हमारा कैप्टन मरने वाला है, प्लीज हमारी हेल्प करो। माफ करना, लेकिन मेरा लोगों की जान बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोग तो पायरेट्स हो ना, तो पायरेट्स कब से मदद मांगने लगे? हाँ। और इसकी ये सारी बातें सुनकर नामी को गुस्सा आ जाता है। भले ही ये सांजी जैसा ठरकी हो, लेकिन ये किसी भी एंगल से सांजी जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है और घुमाकर एक जोरदार किक योंजी के फेस पर जड़ देती है और योंजी को पानी के अंदर गिरा देती है और हवा में जंप करते हुए सीधा 1000 सनी के ऊपर लैंड कर जाती है। और कैरेट इसे देखकर कहती है, दोस्तों सावधान रहो, ये घुसपैठिया है, हमें इसे खत्म करना होगा। और लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और चॉपर लूफी को देखकर रोने लगता है। और तभी ये लेडी कहती है, अपने छोटे भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, वो एक नंबर का बेवकूफ है। क्या तुम सांजी की बहन हो क्या? और गाइस इस लड़की का नाम है विन स्मोक रेइजू और इसके सूट का नाम है पॉइजन पिंक। और तभी योंजी पानी से बाहर आ जाता है। आखिर मुझे मुक्का मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और योंजी को ऐसे हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर, अरे ये क्या ये कोई डेविल फ्रूट ईटर है क्या? ये तो कमाल का है। नहीं चॉपर ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये कोई डेविल फ्रूट ईटर होता तो ये पानी से कभी भी बाहर नहीं आ सकता था, ये पानी में डूब जाता। जिस पर पैकॉम्स बताता है कि असल में जो अभी तुम अपने सामने देख रहे हो ये असल में इनकी टेक्नोलॉजी की पावर है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही मामा इनमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। यार मानना पड़ेगा, सांजी की फैमिली तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, पर सांजी ने हमें इसके बारे में कभी बताया क्यों नहीं? और विन स्मोक के बारे में सुनकर ब्रूक भी कहता है, पैकॉम्स अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से विन स्मोक एक रॉयल फैमिली है ना, जिसका मतलब है कि सांजी एक प्रिंस है, झूठ मत कहना। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब सभी को पता चल चुका है कि अपना सांजी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मतलब है कि सांजी एक प्रिंस है। दोस्तों ये विन स्मोक फैमिली असल में वो है जो कि नॉर्थ ब्लू में सालों पहले राज किया करती थी और इनकी मिलिट्री पावर, उसके चर्चे तो पूरी दुनिया में होते हैं। क्या सच में सांजी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है ब्रूक, जैसे कि वीवी और नेपच्यून फैमिली? क्या सच में ब्रूक ये लोग इतने ज्यादा फेमस हैं क्या? अच्छा तो तुमने भी हमारे बारे में जान रखा है। हाँ, जर्मा एक नोबल फैमिली है जिन्हें की हर साल रेवरी में इनवाइट किया जाता है। और सुनते साथ ही ब्रूक रिस्पेक्ट के साथ इस लड़की के आगे झुक जाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी ठरक दिखाने लगता है। साला ब्रूक भाई क्या ये बंदा, अच्छी यार। सुंदर कन्या मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाना चाहता हूँ, मन तो कर रहा है कि और भी ज्यादा झुक जाऊँ। और इसकी हरकतें देखकर नामी इसके एक लगाती है, साले ब्रूक पता नहीं कब सुधरेगा। नामी मुझे की थोड़ा। और रेइजो लूफी के पास जाकर इसकी कंडीशन को देखकर कहने लगती है, तुम्हारे कैप्टन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और ये पॉइजन इतना ज्यादा डेडली है कि एक बहुत बड़ा जायंट भी इस विश के पॉइजन से कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और ये सारी बातें सुनकर चॉपर की आंखों से नदियां बहने लगती हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम लूफी को बचा नहीं सकते? क्या सच में कोई भी रास्ता नहीं है? मैं कितना घटिया डॉक्टर हूँ, अपने कैप्टन को ही बचा नहीं पाया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो खुद को लकी फील करना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। और लूफी के पास जाकर कहती है कि ये पॉइजन तो मेरा फेवरेट है, मुझे बस लूफी के अंदर से ये सारा पॉइजन एब्जॉर्ब करना होगा। आखिर तुम क्या करने वाली हो? और तभी ये लड़की लूफी के फेस को पकड़कर जोर से किस कर देती है और ये देखकर ब्रूक एक्साइटेड हो जाता है। अरे ये क्या चल रहा है? मुझे बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा है, काश लूफी की जगह मैंने उसकी स्किन को खाया होता। मैं भी इस मोहतरमा को किस करना चाहता था, हालांकि मेरे लिप्स बहुत ही साल पहले गायब हो चुके हैं। और रेइजो लूफी की बॉडी के अंदर से सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और लूफी की बॉडी के ऊपर जितने भी रैशेस के निशान थे वो सारे मार्क्स गायब हो जाते हैं और रेइजो के विंग्स के अंदर समा जाते हैं और उसके ऊपर पॉइजन के पैटर्न्स बनने लगते हैं और अपना लूफी भी नॉर्मल हो जाता है। और ये सब देखकर ये तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे कैसे कर सकती हो? असल में मैं पॉइजन पिंक हूँ और पॉइजन मेरा दोस्त है, ना कि मेरा कोई दुश्मन। जिसके बाद लूफी को होश आ जाता है और रेइजो की कर्ली ब्रोस को देखकर कहने लगता है, अरे सांजी भाई ये कौन सा फैशन है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या तुम्हें भी लड़की बनने का शौक हो गया है क्या? अरे लूफी पागल हो गई हो क्या? जरा से गौर से देखो, वो असल में एक लड़की है। हाँ साले लूफी, और ये वही है जिसने अभी अभी तेरी जान बचाई है, थोड़ी इज्जत कर ले लड़कियों की। और ऊपर से योंजी ये सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा तो ये है स्ट्रॉ हैट लूफी, हाँ स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का कैप्टन। और लूफी को पता चलता है कि असल में रेइजो सांजी की बड़ी बहन है। हाँ तुमने सही कहा, सांजी मेरा भाई है और वो भी एक विन स्मोक है। लेकिन जब हम बहुत ही ज्यादा छोटे थे तो सांजी हमसे अलग हो गया था कुंभ के मेले में और तब से ही हमारे पिता सांजी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब हमने सांजी के बाउंटी पोस्ट को देखा, जिसके बाद मेरे पिताजी ने पर्सनली नेवी से रिक्वेस्ट की कि सांजी को जिंदा पकड़ा जाए और मेरे हवाले कर दिया जाए। पर बाउंटी पोस्टर में कुछ गड़बड़ थी, इसी वजह से हमें सांजी की जगह किसी और को दे दिया गया। और ये सुनते साथ ही चॉपर समझ जाता है कि ये तो वही इंसान है जिसे ये लोग साबा ओडी आर्क में मिले थे, वही सांजी का डुप्लीकेट। हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद तुम्हारे क्रू ने जब एक बहुत ही अच्छा कमबैक किया और उसके बाद तुम्हारे न्यू बाउंटी पोस्टर्स दुनिया के सामने आए, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने दोबारा से नेवी से कांटेक्ट किया और मेरे पिताजी के कहने पर ही सांजी की बाउंटी को बढ़ाया गया था और साथ ही उसके बाउंटी पोस्टर में उसकी बाउंटी की जगह डेड और अलाइव लिखा गया था। चलो भाई ये सब तो ठीक है, पर सांजी है कहाँ पर? मैं नहीं जानती, हो सकता है कि अभी वो बिग मॉम के साथ हो या फिर मेरे पिताजी के साथ। पर हम बहुत ही जल्द एक टी पार्टी में मिलने वाले हैं जिसमें कि ज्यादा देर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर जैसे ही ये यहाँ से जाती है, लूफी एक सीरियस लुक के साथ चिल्लाकर इससे
पूछता है, सांजी की बहन, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन सांजी मेरा क्रूमेट है और मैं हर हालत में उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। ये देखकर योंजी बोलता है कि देख लिया ना अपने दुश्मनों की जान बचाने का नतीजा। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर जाने से पहले रेजो बोलती है कि अच्छा होगा कि अगर हम ऐसा प्रिटेंड करें कि हमारी ये मुलाकात कभी हुई ही नहीं हो, वरना सांजी की शादी में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और पानी के अंदर एक फिशमैन जर्मा 66 और स्टॉयट लूफी के इस इनकाउंटर के बारे में किसी को रिपोर्ट देता है और बताने लगता है कि इनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्टॉयट लूफी ही है। और कॉल के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि जिम्बे होता है। और यहाँ पर शिप के ऊपर पैकॉम से बताने लगता है कि अब हम लोग मामा की टेरिटरी में आ चुके हैं और यहाँ पर मामा टोटल 33 आइलैंड्स को ओन करती है और इनके बीच में ही उसका वो बड़ा सा आइलैंड है जहाँ पर वो खुद रहती है, जिसे कि होल किक आइलैंड भी कहा जाता है। और पैकॉम्स होल किक आइलैंड के बारे में और भी इंफॉर्मेशन बताता है कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि ये जो 34 आइलैंड्स हैं ये कोई सेफ प्लेस होंगे, क्योंकि इन 34 आइलैंड्स को यहाँ पर 34 मिनिस्टर्स रन करते हैं और मामा की इस पूरी टेरिटरी को टोटल लैंड कहा जाता है। और तभी इन लोगों को एक सिग्नल मिलता है, गाइस हमारी तरफ एक और शिप आ रही है। ये मामा की एक स्काउट शिप है, तुम सभी को जल्द से जल्दी छुप जाना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई ना कोई बहाना बना ही लूंगा। और थोड़ी देर बाद ये लोग पास के ही एक आइलैंड पर लैंड कर जाते हैं जहाँ पर पैकॉम्स बताता है कि उसने एक पायरेट से इस शिप को चुराया है ताकि मामा को एज गिफ्ट के तौर पर इसे दे सके। और मामा को मैं इसे एक सरप्राइज की तरह देना चाहता हूँ, तो बेहतर यही होगा कि तुम इसके बारे में रिपोर्ट मत ही करो। अब पैकॉम्स इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बेवकूफ बना देता है। अरे वाह सर जी, क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। मामा की कितनी फिक्र करते हैं, आप जा सकते हैं। सभी लोग ताड़ियां मारिए। और यहाँ पर 1000 सनी के ऊपर चॉपर और लूफी बिना किसी चीज की परवाह किए खाने की खुशबू की स्मेल का पीछा करते हुए इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। और ये दोनों एक ऐसे टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ की हर एक चीज चॉकलेट से बनी होती है। इवन की चॉकलेट की फाउंटेन्स होते हैं, चॉकलेट के घर होते हैं। और इसे देखकर इन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है, चॉकलेट। अरे वाह, ये तो जन्नत है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर पाते हैं कि इस आइलैंड के ऊपर हर तरह के इंसान मौजूद हैं। इवन की यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी हैं और सभी लोग घुल मिलकर रह रहे हैं। चॉपर इस जगह को देखकर पागल हो जाता है। ये एक डिज्नीलैंड की तरह होता है और चॉपर को चॉकलेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। और यहाँ पर फाउंटेन से लेकर एक बाथ हाउस, खिलौने, हर एक चीज चॉकलेट से बनी होती है। और तभी इनके सामने एक बंदा अपने कपड़ों को ही चॉकलेट समझकर खाने लगता है। भाई साहब ये तो मस्त है यार, चॉपर भाई देख तो। हाँ, लूफी तुमने सही कहा। और चॉपर को यहाँ पर एक बहुत ही डिलीशियस चीज की खुशबू आती है और ये दोनों पागलों की तरह उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं। और यहाँ पर हम नामी और बाकी सभी को देखते हैं। नामी और कैरेट ने अपने गेटअप को चेंज कर लिया है और अपना टर्की ब्रूक नामी की ड्रेस का 360 व्यू लेने लगता है। और ये देखकर नामी इसे भून कर रख देती है और इसके सर के ऊपर 1 2 3 4 5 बॉल्स उगा देती है। साले ब्रूक हट जा, हरकतें मत किया कर। और कैरेट बाइनोकुलर्स को लेकर इस जगह को देखने लगती है और देखती है कि यहाँ पर हर एक किस्म का इंसान मौजूद है। जिस पर पैकॉम्स बताता है कि यहाँ पर टोटल लैंड के ऊपर तुम्हें हर तरह के इंसान देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो मिंग्स हो, ह्यूमंस हो, लॉन्ग लेग्स हो या फिर लॉन्ग आर्म्स ही क्यों ना हो। इवन की यहाँ पर फिशमैन्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बिग मॉम का एक बहुत ही बड़ा सपना रहा है और वो ये है कि वो एक ऐसी जगह को क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर हर एक जाति का बंदा रह सके और उनके बीच में कोई भी भेदभाव ना किया जाए। एक सेकंड, क्या इसी वजह से उसने इस आइलैंड को बनाया है? हाँ तुमने सही कहा, और इसी वजह से इसे टोटो लैंड कहा जाता है। और इस वक्त सभी लोग ककाओ आइलैंड के पास मौजूद हैं, जहाँ के मिनिस्टर को चॉकलेट मिनिस्टर कहा जाता है। और पैकॉम्स बताने लगता है कि तुम यहाँ पर हर एक चीज को खा सकते हो सिवाय उन चीजों के जिसे यहाँ के मिनिस्टर्स ओन करते हैं। यहाँ पर जो पब्लिक प्लेस पर बैठने की जगह है उन्हें तुम नहीं खा सकते हो, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ बिस्किट्स इन्हें ओन करती है। और साथ ही यहाँ पर जो विंडोज और ग्लासेस हैं उन्हें भी तुम नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसे मिनिस्टर ऑफ कैंडीज ओन करते हैं। और ये सारी बातें पैकॉम्स इन्हें बता देता है और ये सभी लोग ककाओ आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पैकॉम्स के होश उड़ जाते हैं जब इसे पता चलता है कि चॉपर और लूफी बिना फेस बदले इस आइलैंड के अंदर एंटर हो चुके हैं। और इस आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं कि लूफी और चॉपर ने एक पूरे के पूरे कैफे को ही खा डाला है और ये दोनों खाकर कुपा हो चुके हैं। भाई चॉपर मस्त है यार। ओ लूफी तुमने सही कहा, मस्त। और ये देखकर यहाँ की आम जनता हैरान रह जाती है और यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। और तभी पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। अबे सालो, किस जन्म के भूखे थे? हाँ, पूरे के पूरे कैफे को ही खा गए तुम लोग। यहाँ तक कि तुमने तो मार्शमेलो से बनी हुई उन कुशन्स को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी खा गए भुखड़ो। और पुलिस चॉपर और लूफी को अरेस्ट करने ही वाली होती है कि तभी इस कैफे की ओनर यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने फ्लाइंग कारपेट के ऊपर सवार थी। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि शार्लेट पुडिंग है, सांजी की मंगेतर। और शार्लेट पुडिंग ही इस कैरेमल कैफे की ओनर है। और हम इसके पेट को भी देखते हैं जिसका नाम निट्रो द जेली होता है और इसके कारपेट का नाम है रेबियन। आखिर तुम लोग इतना ज्यादा कैसे खा सकते हो, हाँ? कि तुम्हें शर्म नहीं आती? और यहाँ पर हम सच में देखते हैं कि लूफी और चॉपर ने गले तक ठूस रखा होता है। भाई चॉपर ये कौन है? पता नहीं लूफी, कौन है ये? पर यहाँ पर हम देखते हैं कि पुडिंग लूफी और चॉपर को कवर करती है। अगर तुम लोग अपना काम करना चाहते हो तो ठीक से करो ना। ये सुनकर पुलिस भी शॉक्ड रह जाती है कि इसे बचा क्यों रही है। और लूफी धीरे से चॉपर के कान में कहता है, चॉपर भाई क्या तुम इस लेडी को जानते हो? नहीं लूफी, मैं नहीं जानता कौन है ये। और ये फ्लोटिंग कारपेट है जिसका नाम रेबियन होता है। लूफी जैसे ही इसे पकड़ने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि इस लूफी के बच्चे ने इतना ज्यादा ठूस लिया होता है कि इससे चला तक नहीं जाता है और मुंह के बल नीचे गिर जाता है। पर इसका पेट बीच में आकर इसे बचा लेता है, जिसके बाद पुडिंग पुलिस को
बताने लगती है। चोको पुलिस जी, असल में ये कैफे एक्सपायर हो गया था और मैंने इन्हें हायर किया था ताकि इसे खा जाए। और पुडिंग इस सारे मामले को सुलझा देती है। और अभी इस वक्त लूफी और इसके सभी साथियों को इसके बारे में नहीं पता है कि असल में सांजी की मंगेतर है। और यहाँ पर पेड्रो को अपना एक पुराना साथी मिल जाता है जो कि पेड्रो को देखते ही इसे गले लगने वाला होता है। पर पेड्रो बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा हूँ, तो बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम मुझसे दूर रहो। और पुडिंग लूफी और चॉपर को अपने ऑफिस में इनवाइट करती है और लूफी और चॉपर यहाँ पर आते साथ ही शुरू हो जाते हैं और दीवारों को खाने लगते हैं। और यहाँ पर नामी, कैरेट और पेड्रो भी मौजूद होते हैं। और अभी शार्लेट ने इन सभी को यहाँ पर इनवाइट किया है। और लूफी की हरकतें देखकर नामी, शार्लेट हमें माफ करना, ये लूफी थोड़ा दिमाग से पैदल ही है, अकल वकल है नहीं इसे, लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। और पुडिंग इन सभी से इनका नाम पूछती है और लूफी ये सुनते साथ ही अपना पूरा नाम बता देता है। मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं बहुत ही जल्द किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। ये सुनकर नामी इसका मुंह बंद कर देती है और पुडिंग लूफी का नाम सुनते ही हैरान हो जाती है। क्या तुमने यहाँ पे लूफी कहा?